सदी बीत गई मणिकर्णिका, झांसी की रानी के गए पर आज तक भारत नहीं बदला। मनु की कुर्बानी को मात्र एक इतिहास का पात्र मानकर आज हमारा समाज अपनी ही बनाए प्रथाओं के उस दोराहे पर आकर खड़ा है, जहां से आगे खाई में और पीछे कुआं में गिरने का डर लगातार बना हुआ है। उन्हीं प्रथाओं में से एक प्रथा दहेज की है। इस 3 अक्षर वाले शब्द की खनक जिस घर में गूंजने लगे तो मान लो कि वह घर एक ऐसी दिशा में चल पड़ता है जिसके अंत की कोई दिशा नहीं है। इस शब्द के खनक आज लक्ष्मी के घर में खनकी, जिसने लक्ष्मी के अम्मा के सपने के पर को काट दिए। बलिया के छोटे से गांव राजपुर के एक साधारण सिंह परिवार में लक्ष्मी का जन्म बड़ी बेटी के रूप में हुआ था। मूल रूप से छोटे किसान लालजी लक्ष्मी के पिता थे और माता कमला एक गृहिणी। सरस्वती, पार्वती और हनुमान लक्ष्मी के भाई बहन थे। घर की बड़ी बेटी अब विवाह योग्य हो गई थी और गांव के लोगों की हीन और पराये नजर में एक बेटी को जितना विद्यालय का भ्रमण करना चाहिए उतना लक्ष्मी ने 3 साल पहले हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया था। इसलिए उसके विवाह की योजनाएं शुरू हो चुकी थी। उसी क्रम में आज कमला के दूर की बहन रीना के पति जगत के देखरेख में एक कुशल परिवार लक्ष्मी को विवाह के लिए देखने आने वाला था। रूप रंग और गुण देखने का सहारा लेकर वर परिवार वधू को देखने नहीं बल्कि उसका मोल भाव करने आते हैं। कयों कि अगर रूप रंग और गुण की बात होती तो अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे अनेकों समाचार पत्रों के हेडलाइन में दहेज के कहर के कारण बहू की मौत नहीं छापे जाते। और एक अजीब बात तो ये है कि ये मोल भाव वाले पैसे देते नहीं बल्कि पैसे लेते हैं। उसी कड़ी को दोहराते हुए आज राजू का परिवार लक्ष्मी के घर उसे देखने आया। मऊ के एक खानदानी सिंह परिवार का बेटा राजू थाने में दरोगा बाबू था। दरोगा दामाद की आसन रखने वाली कमला का सपना आज पूरा होने वाला था। उसी आस में कमला ने मेहमान नवाजी के लिए अपने औकात से ज्यादा की तैयारी कर रखी थी। कमला का इंतजार खत्म हुआ और वर परिवार घर आया। लक्ष्मी के रूप रंग और गुणों को देखा और मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ भी उठाया। अंत में जब रिश्ते के बढ़ावे पे मोहर लगाने की बारी आई तो मोलभाव के कारण बात कुछ बन ना पाई और टाल दी गई। आज एक बार फिर एक वर परिवार ने अपनी दरिद्रता दिखाई और भूल गया कि मणिकर्णिका भी झांसी की बहू थी, जिसने झांसी के लिए अपने प्राण तक गवा दिए, लेकिन उनके परिवार से किसी ने दहेज नहीं मांगा था। वर पक्ष को गए 3 दिन बीत गए लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई कि विवाह होगा या नहीं होगा। रिश्ते की बात अभी तक पक्की नहीं हुई लेकिन खत्म भी नहीं हुई थी। इसलिए कमलावती के मन में अभी भी एक उम्मीद थी कि उनका दामाद दरोगा बाबू ही बनेगा और वो अपने गांव की सखियों संग चर्चा परिचर्चा में अधिक उत्तम साबित होगी। जिंदगी के सुख दुख और अपार अनुभव के कारण लालाजी समझ गया था कि ये रिश्ता अब तय नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास लाखों रुपए नहीं थे। एक अच्छे वर का सपना हर लड़की देखती है। लक्ष्मी ने भी देखा था और राजू तो हुबहू उसके सपने वाले राजकुमार की तरह था, लेकिन अभी भी लक्ष्मी के मन में एक ही बेचैनी थी जो उसे पलक झपकने नहीं देती, न ही खुल के मुस्कुराने देती, न किसी काम में मन लगने देती। रह रहकर लक्ष्मी के कानों में उसके होने वाले ससुर उमाशंकर के वाक्य उस सब तो ठीक बा लेकिन मालपानी के बाद के का हुई गूंज रहे थे, जो उसने चुपके से सुन लिया था। तो कभी राजू का चेहरा उसके सामने बाहें फैलाए नजर आता, राजू की तस्वीर उसने देखी थी। तो कभी आंख बंद करते ही बचपन की सहेली रिंकी फांसी पे लटके नजर आती। रिंकी लक्ष्मी की बचपन की सहेली थी जिसने शादी के 4 महीने बाद ही फांसी लगा कर जान दे दिया था और इसके गुनहगार थे उसके ससुराल वाले, जो शादी के अगले ही दिन से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। भाई हनुमान भी दीदी के विवाह को लेकर चिंतित था और बार बार सोच रहा था, काश मैं नौकरी कर रहा होता तो।
आज दरोगा बाबू से दीदी का रिश्ता पक्का हो गया होता। घर में सबकी हालत कुछ ऐसी ही थी। सब चाहते थे कि राजू ही घर का दामाद और पाहुन बने, पर सब मजबूर थे क्योंकि उनकी जेब खाली थी। दोपहर का समय था। लालजी और हनुमान खेत से घर आकर बाहर वाली मड़ी में खाट पर बैठे और सरस्वती से पानी गुड़ मंगाया। अंदर से सरस्वती एक जग पानी और एक भेली लेकर आई। दोनों बाप बेटे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। लगे हाथ सरस्वती ने भोजन के लिए भी पूछ लिया, पर दोनों की ओर से जवाब ना ही आया। थोड़ी देर के बाद कमलावंती पड़ोस से आई और हंसते हुए बोली, लक्ष्मी के बाबू दिव्या का ब्याह तय हो गया। दुल्हा प्राइवेट काम करता है बम्बई में। और लालजी के सामने नीचे बैठ गई। तो तुम काहे इतना खुश हो? लक्ष्मी की अम्मा। लालजी ने कमलावती को इतना ज्यादा खुश देखकर उसकी खुशी की वजह जाननी चाहिए। कमलावती पहले चौंकी, फिर इधर उधर देखने के बाद लालजी से बोली, अरे वो दिव्या की अम्मा हमसे हमेशा बोलती थी कि दामाद तो हम सरकारी नौकरी वाला उतारेंगे, लेकिन अब तो प्राइवेटे नू आएगा। और फिर हंसने लगी। अच्छा तो इसलिए हंसती हो? ज्यादा ना हंसो, तुम्हारी भी 3 बेटियां हैं। लालजी खटिया पर लेटते हुए बोला। तभी हनुमान बोला, हाँ मम्मी पापा सही बोलते हैं। वैसे देखो वो दरोगा लड़कों वालों का फोन भी तो ना आया अभी तक। ना हो हनुमान, हम तुम लोग को बताना ही भूल गए कि वो जगत बाबू का फोन आया था कि घर की सभी औरतें और लड़का लक्ष्मी को देखने आने वाले हैं अगले मंगलवार को नाथ बाबा तर। तुरंत मुस्कुराते हुए कमला बोली, का सच में? लालजी चौंक के उठ गया। कमला फिर बोली, हाँ, और वो हमको आपसे बात करवाने को भी बोले थे। फोन कर लीजिए उनको। 11 हनुमान जरा फोन तो लाना। लालजी ने थोड़ी फुर्ती के साथ हनुमान को काम दिया। हनुमान खुशी से उछलकर दौड़ते हुए अंदर गया और तुरंत फोन लेकर आया। लालजी ने अपने 3 साल पुराने नोकिया के फोन से जगत बाबू को फोन मिलाया। जगत बाबू इस रिश्ते की अगुवाई कर रहे थे, अगवा बनकर। अगवा का मतलब उस व्यक्ति से होता है जो विवाह में दोनों पक्षों की ओर से दोनों की बात रखता है। फोन की घंटी बजी, उसी के साथ लालजी की धड़कनें भी बढ़ी। फिर फोन उठा और बात हुई। बात लंबी चली। थोड़ी देर बाद फोन कटा और लालजी ने हंसते हुए कहा, अब तैयारी करो, कमला लक्ष्मी की देखफकी है अगले मंगलवार को। फिर कमला और हनुमान के खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस समय देखफकी का मतलब विवाह पक्का या तय होना होता था। हनुमान खुशी से दौड़ता हुआ अंदर गया और लक्ष्मी से जाकर सारी बात बताई। सब खुश हुए और तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन लालजी को अभी भी एक बात की चिंता सताती रही कि आखिर ये लोग दहेज कितना लेंगे। बहुत सारी परेशानियों, उम्मीदों और तैयारियों के बाद आखिरकार कल मंगलवार आने ही वाला था। राजपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे नाथ बाबा के मंदिर में कल लक्ष्मी की देखफकी थी। पहली बार होने वाला दामाद आ रहा था, इसलिए आज शाम को बाजार गए लालजी ने विमल ब्रांड का एक सीट कपड़ा उसके लिए खरीदा। कपड़ा रेडीमेड नहीं था, साथ में दुल्हे के लिए चप्पल और दाढ़ी बनाने वाला किट भी खरीद लिया। लगे हाथ होने वाले समधी समधन के लिए धोती और साड़ी भी ले लिया। इन सब उपहारों के लिए भारी बिल फड़वा लालजी ने अपने नाम पर, सिर्फ इस उम्मीद में कि अगर कल बात पक्की हो गई तो लगे हाथ दुल्हा और उसके माता पिता को ये उपहार देकर प्रश्न कर देगा, ताकि आगे चलकर लक्ष्मी को कोई दिक्कत ना हो। कभी ससुराल में लक्ष्मी से कोई ये ना कहे, तेरी देखफकी में से तो खाली हाथ लौटे थे हम लोग। जब लालजी कपड़े लेकर घर आया तब सब उन कपड़ों को देखकर खुश हो गए और दोनों बहनों ने मजाक मजाक में कहा, ये सब पाकर तो दरोगा बाबू एकदम न खुश हो जाएंगे। का दीदी
बोलो बोलो दरोगा की दुल्हन। लक्ष्मी शर्मा गई और हंसते हुए अंदर चली गई। सब हंसने लगे। रात को खाने पीने के बाद कमला लालजी का बिस्तर लगाने लगी। लालजी बाहर वाली मड़ी में अकेले सोता था, इसलिए उस मड़ी अभी सिर्फ 2 ही जन थे। बिस्तर लगने के बाद कमला ने कहा, बिछौना लग गया लक्ष्मी के बापू। 11। कमला की बात सुनकर बिना कुछ बोले लालजी अपने बिस्तर पर बैठ गया और खैनी फटकने लगा। रात को सोने से पहले खैनी खाना उसकी बिगड़ी आदत थी। कमला भी लालजी के बगल में बैठ गई और बोली, का बात है लाल बाबू, कुछ छुपा रहे हो का? लालजी चौंक गया, फिर खैनी मुंह डालकर हंसते हुए बोला, ना कमली, कोई तो बात नहीं है। लालजी और कमला अकेले में अक्सर एक दूसरे को प्यार से कमली और लाल बाबू कहकर बुलाते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास था इस जोड़े का, जो धीरे धीरे अब मिटने लगा था। अच्छा थी अब आप हमसे भी छुपाने लगे अपनी बातें, कमला ने प्यार से लालजी को घूरते हुए कहा। लालजी तुरंत बोला, ना कमली, ऐसा नहीं है। कमला ने फिर से पूछा, सारे कपड़े और सामान कितना में खरीदे हो? लालजी कुछ नहीं बोला तो तुरंत कमला ने फिर से टोका, खूब महंगा है ना लाल बाबू। ना कमली, खूब महंगा तो ना है, पर महंगा है, लालजी ने प्यार से कहा। लालजी के चेहरे पर पिछले 10 दिन से एक अलग ही तकलीफ झलक रही थी, जिसे किसी अन्य ने नहीं, लेकिन कमला ने पकड़ लिया था। वो जान चुकी थी कि ये तकलीफ तत्काल समय में होने वाले खर्चों से नहीं आई थी, बात कुछ और ही थी। इसलिए कमला बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी। फिर से कमला ने वही सवाल दोहराया, कपड़ा महंगा नहीं है, सामान महंगा नहीं है, तो फिर का बात है लाल बाबू? जब से लक्ष्मी के देखफकी का दिन धस्या है तब से आप परेशान हो। कोई बात नहीं है कमली, तू तो झूठे। लालजी परेशान होकर बोला ही था कि कमला उसे टोकते हुए बोली, दहेज। लालजी कमला के मुंह से दहेज सुनकर बड़े उदास मन से उसे देखने लगा। दहेज को लेकर ही परेशान होना लाल बाबू? कमला ने भी उदास मन से कहा। हाँ कमली, तुमको तो पता है ना कि वो लोग बड़े घर खानदान से है, ऊपर से दुल्हा भी दरोगा बा, तो वो लोग ढेर दहेज मांगेंगे। लालजी ने आखिरकार अपनी चिंता बता ही दी। आप चिंता मत करो लाल बाबू, जगत बाबू है ना, वो सब देख लेंगे। और कम बेसी दहेज तो आपको कहीं भी देना पड़ेगा, लेकिन ये दुल्हा तो दरोगा है, दरोगा। अगर एक बार ब्याह हो गई तो सोचो पूरे पंच समाज में तुम्हारा इज्जत कितना बढ़ जाएगा। तनिक सोचो सोचो लाल बाबू, कमला ने समझाते हुए कहा। दरोगा दामाद पाने की आस में कमला भूलने लगी थी कि उसका लाल बाबू इतना सारा दहेज देने की हैसियत नहीं रखता है। अपनी निस्वार्थी पत्नी कमला को पहली बार थोड़ा स्वार्थी होता देख लालजी खामोश ही रह गया। वो चाहकर भी कुछ ना बोल पाया। कैसे बोलता? आखिर अपना सब कुछ लालजी को दे देने वाली कमला ने अपनी बेटी के लिए दरोगा दुल्हा मांगकर कौन सा अपराध ही किया था, जो वो उसके इस सपने को तोड़ देता। इसलिए लालजी ने मौजूदा माहौल को ठीक करने के लिए मुस्कुराते हुए बनावटी आवाज में कहा, कहो कमली, तुमको दरोगा बाबू की सास बनते कैसन लग रहा है? कमला शर्मा गई और अपने लाल बाबू को कोहनी से ठोक कर बोली, हट बदमाश। फिर दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर की हंसी मजाक के बाद कमला घर में चली गई और लालजी अपने बिस्तर पर लेट गया। खूब कोशिश करने के बाद भी, 3-4 करवटें बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो लेटे ही लेटे अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगा,
कमली तो सही बोल रही थी कि दामाद दरोगा आएगा तो हमारा इज्जत बढ़ जाएगा पंच समाज में। लेकिन उमाशंकर की बातों का क्या होगा? वो तो उन्हें दिन हमसे दहेज का मांग किए थे, तो का अब नहीं मांगेंगे? और अगर लेंगे तो कितना लेंगे? कोई सटीक आंकड़ा भी तो नहीं है हमरे पास। ऐसे ही सोचते सोचते उसे गहरी रात में आखिरकार नींद आ ही गई। आखिरकार मंगलवार आ ही गया, वो दिन जिसका इंतजार लालजी और उसके परिवार को पिछले 10 दिनों से बड़ी बेसब्री से था। जिस दिन उत्तम साबित होने के लिए लालजी ने अपनी जी जान लगा दी थी। लक्ष्मी को पहनाने के लिए एक सुंदर साड़ी दिव्या के घर से पार्वती ले आई। दिव्या के भाई की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी, इसलिए उसकी भाभी के पास कुछ सुंदर साड़ियाँ थी तो उसने दे दिया। उस समय गांवों में ये कथन आम था कि फला के घर के शादी में फला के घर का शहरा, यानी किस खास मौके पर लोग एक दूसरे के सामान, कपड़ा, गहना, घर और गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, जो समय के साथ घटता गया लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गांव देहात में अभी भी प्रचलित है। लक्ष्मी को दुल्हन की तरह तैयार किया गया। कोई भी उसे देखकर पहली बार में ही पसंद कर ले। घर के बाकी सदस्य भी अपने नए पुराने कपड़ों में तैयार हो गए। आखिर आज पहली बार किसी को अपने होने वाले दामाद तो किसी को अपने होने वाले जीजा से मिलना था। गांव के कुम्हार टोली के हीरा रिक्शा वाला के रिक्शे से कमला और पार्वती लक्ष्मी को लेकर मंदिर के लिए निकल गई। लगभग 9:30 बजे तक लालजी भी अपनी साइकिल से रिक्शा के पीछे पीछे चल पड़ा और हनुमान सरस्वती को लेकर तीरकटे शॉर्टकट रास्ते से पैदल मंदिर के लिए निकल गया। 10 बजे तक लालजी और उसका परिवार मंदिर में पहुंच गए। पहले से ही वहां पुरोहित दीनदयाल मौजूद थे। उनके साथ में लालजी का चचेरे भाई प्रभु, विजय और सुभाष भी थे। दयात को लेकर दुल्हा दुल्हन देखने जाने की परंपरा गांव में बहुत प्रचलित थी और अभी भी है। इस मंदिर में अक्सर शादी ब्याह होते रहते थे, इसलिए वहां कई कमरे बने थे और उन्हीं कमरों में से 2 कमरे लालजी ने आज अपने और अपने मेहमानों के लिए खुलवाए। कमला, लक्ष्मी, दिव्या और लक्ष्मी की बहनें उन 2 में से एक कमरे में चली गई। सारे मर्द मंदिर के बाहर बरामदे में बैठ गए और अपने मेहमानों का इंतजार करने लगे। लगभग 11 बज गए राजू और उसके परिवार वालों को आते आते। जब लालजी के मेहमान आए तो वो और उनका पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। वधू पक्ष ने वर पक्ष का स्वागत किया, उन्हें मीठा पानी पिलाया। वर पक्ष के ओर से कुल मिलाकर 9 लोग आए थे, जिसमें से 4 औरतें थीं। सबका सबसे मेल मुलाकात हुआ, फिर बात विचार हुआ और अंत लक्ष्मी की देखफकी हुई। जब लक्ष्मी वर पक्ष के सामने आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लक्ष्मी बहुत बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी काली आंखें जिस पर काला कजरा खूब भा रहा था, उसका लंबा कद जिस पर दिव्या की भाभी का साड़ी 4 चांद लगा रहा था और उसका व्यवहार जो महफिल को खूब लुभा रहा था। राजू की बड़ी बहन रानी लक्ष्मी को देखते ही बोल पड़ी, अरे ये तो एकदम अप्सरा है। 11 रानी के हाँ में हाँ मिलाते हुए उसकी छोटी बहन रागिनी ने कहा, हाँ दीदी, कलुआ के तो भाग खुल गया। सांचोरी बहुत ही सुघर है। राजू की अम्मा जया ने भी अपना पक्ष रखा। अभी तक 3 औरतों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन चौथी औरत राजू की भाभी पिंकी ने कुछ नहीं कहा था। असल में वो लक्ष्मी के सुंदरता से जल रही थी, जिस जलन को रागिनी ने महसूस कर लिया और पिंकी को छेड़ते हुए बोली, का भाभी सुंदर है ना, तनिक आप भी कुछ बोलो। इस पर पिंकी थोड़ा गुस्सा हुई और बाकी औरतें हंस पड़ी। फिर पिंकी ने भी बड़े आराम से पूछा, सुंदर तो है लेकिन पढ़ी लिखी है का? उस पर फट से पार्वती बोली, हाँ दीदी 10वीं फर्स्ट डिवीजन पास है।
फिर से पिंकी जल उठी और रागिनी रानी हंस उठी। इसी तरह लक्ष्मी के बारे में राजू के परिवार वाले एक एक बात पूछते रहे और लक्ष्मी के परिवार वाले उनका जवाब देते रहे। लक्ष्मी से भी औरतों ने बात किया, उससे उसकी पसंद नापसंद जाना। फिर राजू ने भी आकर लक्ष्मी को देखा और मुस्कुरा कर बाहर चला गया और लक्ष्मी भी शर्मा गई। अंत में सारे वर पक्ष वाले एक कमरे में चले गए, शायद ये तय करने की लड़की पसंद है या नहीं, और पसंद है तो कितना दहेज लेना है कितना नहीं। इधर लालजी और उनके भाई भी लक्ष्मी के कमरे में आ गए और राजू के बारे में बात करने लगे। ये जानने लगे कि औरतों ने लक्ष्मी को देखकर क्या कहा और क्या नहीं कहा। सब यही प्रार्थना करने लगे कि राजू और उसके परिवार को लक्ष्मी पसंद आए, और लालजी मन ही मन यह प्रार्थना करने लगा कि काश ये लोग कम दहेज ले। देखते ही देखते दोपहर हो गया। वर पक्ष वाले सभी लोग कमरे से बाहर आ गए थे और वधू पक्ष के मर्द भी बाहर निकलकर उनका आवभगत करने लगे थे। वर पक्ष सारी औरतें लक्ष्मी के कमरे में चली गई, जहां लक्ष्मी और उसकी ओर की औरतें मौजूद थी। कमरे में आते ही जयाकी ने टोली कमला की टोली से गप लड़ाना शुरू कर दिया। यही मर्दों का भी था, वो भी बाहर बरामदे में गांव घर, खेत खलिहान और देश सरकार की बातें बतियाने में भीड़ गए। इन सब में किसी ने भी रिश्ते की पक्के होने की बात नहीं की। नावर पक्ष ने कुछ कहा और चाहकर वधू पक्ष ने कुछ नहीं पूछा। समय थोड़ा और बीता तो सबके लिए भोजन का इंतजाम हुआ। पहले वर पक्ष वालों को भोजन कराया गया। हर बार की तरह इस बार भी लालजी ने अपने औकात से बढ़कर तैयारी की थी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ये रिश्ता पक्का ही होगा, और ऊपर से कमला का सपना भी तो था दरोगा दामाद का। वर पक्ष ने भोजन का पूरा लुत्फ उठाया और लालजी के इस व्यवस्था की खूब तारीफ की। बाद में उमा ने लालजी को और जया ने कमला को इस रिश्ते के भविष्य के बारे में बताया। राजू संग लक्ष्मी का रिश्ता पक्का हो गया, ये सुनते ही पूरे परिवार में खुशी का माहौल उमड़ गया। कमला ने सबको मिठाई दिया और सब बहुत खुश हो गए। लालजी भी खुश था, लेकिन उसके मन का एक कोना अभी भी उससे बार बार यही सवाल पूछ रहा था कि दहेज कितना देना होगा। लालजी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए उमाशंकर और जगत को एकांत में ले गया। वहाँ पहले से ही प्रभु और विजय मौजूद थे। दहेज की बात इन 5 सदस्यों के बीच में होनी शुरू हो गई। विजय ने कहा, उमा जी, हम लोग के स्वभाग बाकी रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन अब तनी लेन देन के बाद भी कर लेते तो ठीक रहता। उमाशंकर पहले थोड़ा चौंकने का नाटक किया और मुस्कुराने लगा, जैसे विजय ने उससे ना जाने क्या पूछ लिया हो और वो दहेज लेने वालों में से ना हो। सभी लड़के वाले ऐसा ही दिखावा करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उमा कुछ बोला नहीं तो लालजी की धड़कनें धक धक करने लगी। माहौल को ठंडा होता देख जगत बोला, लेन देन का बात करना है, इनके पास तो सब है। लालजी ने मुस्कुराने का नाटक किया, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि वो खुश है और दहेज देने में सक्षम है। हंसते हुए उमाशंकर बोला, आज कल जना चलत बा वहीं दे दीजिएगा। पानी पिया के उमा का तकरिया कलाम था। हाँ, लेकिन एक रकम बता देते तो। लालजी बोला। उस पर उमा ने कहा, अच्छा रकम जाने के बा। हमारा लड़का दरोगा है तो उसका कीमत करीब 2 लाख हुई, लेकिन आपके लड़की सुंदर है, सबको पसंद है, आप 1 लाख दे देना। उमा के मुख से बड़ा रकम सुनकर लालजी चकरा गया। उसका अनुमान 50,000 तक का था, लेकिन अब कोई चारा भी नहीं था। 1 लाख की मांग हो गई तो उसे कैसे भी पूरा करना ही है। फिर भी लालजी और विजय ने जगत की मदद से दहेज की रकम को कम कराया और अंतिम निर्णय 85,000 रुपए पर आकर खत्म हुआ। उमा ने पैसों के साथ साथ सामानों, पलंग,
ड्रेसिंग, अलमारी, बक्सा और साइकिल की भी मांग की। सामानों की मांग करते हुए उमा बोला, देखी लालजी, आपके बेटी दामाद के खातिर पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, बक्सा और साइकिल के जरूरत हुई तो आप दे देती ठीक रहित। लालजी जानता था कि अगर उसने उमा के मन का नहीं किया तो आगे चलकर शादी में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो मान गया। अब अपने खर्चे गिनवाते हुए विजय ने कहा, आपके मांग सही बात, लेकिन हमनी के भी कुछ खर्चा बा, जैसे तिलक के बर्तन, 12 टिकावे के मचान, लड़का के सीकड़ी, अंगूठी भी बात रकम में तनी और कमी हो जाता तो बढ़िया होता। शुरू में तो उमा नहीं माना, लेकिन बाद में उसने 50,000 रुपए पर मोहर मार दिया। तय हुआ 50,000 रुपया, लड़का को सोने का चैन और अंगूठी, तिलक का बर्तन और सामान लालजी को देना होगा। आधे पैसे शादी से 1 हफ्ता पहले देना होगा और बाकी पैसे शादी के दिन। इस तरह विवाह तय हुआ। शादी 2 महीने बाद पड़ी। सब खुश हुए, लेकिन लालजी की चिंता बढ़ गई। अब उसे पैसों का इंतजाम करना था। दहेज लेना देना कानून गलत है, लेकिन हमारे समाज में यह इस प्रकार फैला है कि चाहकर भी इसे कोई मिटा नहीं पा रहा है। सब जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन किसी भी विवाह की बात बिना इसके शुरू ही नहीं होता। आजकल शादियां लोगों का नहीं बल्कि पैसों का हो रहा है। जितना अच्छा पैसा दोगे उतना अच्छा लड़का मिलेगा। अफसोस। वर पक्ष की विदाई करके लालजी और उनका परिवार घर आ गया। कोई खाली हाथ नहीं आया, सबने कुछ ना कुछ अपने साथ जरूर लाया। सरस्वती और पार्वती ने मिलनी में मिले 250 रुपयों के साथ प्यार लाई, जो वो जी भर के लक्ष्मी पर लुटाना चाहती। हनुमान ने भी मिलनी में मिले 250 रुपयों के साथ जिम्मेदारी लाया, जो वो अपनी बहन और पिता के प्रति पूरी श्रद्धा से निभाना चाहता। कमला तो खाली हाथ आई, क्योंकि उसे जो पैसे मिले थे उन्हें उसने किसी को मिलनी में ही दे दिए, लेकिन साथ अरमान लाई और लालजी अपने साथ चिंता लाया। वही चिंता जो हर उस बाप को होती होगी जिससे दहेज मांगा जाता है। बिना अपने परिवार को बताए वो पिता अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सारे दुख दर्दों को अकेले सहन कर जाता है। वही लाचार और मजबूर पिता आज लालजी बन गया था। घर के सभी सदस्यों ने ये जानना चाहा कि दहेज वाली बात कितने रुपए पर आकर टिकी है, कितना देना है और क्या क्या देना है। पर लालजी ने किसी को कुछ नहीं बताया और दहेज बहुत कम देना है ऐसा विश्वास दिला दिया सभी को। कम दहेज देना है ऐसा सुनकर सब बहुत खुश हुए और कमला तो एकदम हवा में उड़ने लगी। आज पहली बार वो लालजी के उस मायूस चेहरे को नहीं देख पाई और ना ही समझ पाई कि लालजी कितना मायूस है। लालजी ने भी किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाई, क्योंकि आज ये परिवार गरीब है, इसका कारण वो खुद को ही मानता था। 5 दिन बीत गए, लक्ष्मी की देखफकी हुए। लालजी के घर में जल्द ही शहनाई बजने वाली थी। मेहमान आने वाले थे और वो सारे रस्मों को पहली बार लालजी के मेहनत से बनाए इस घर में निभाया जाना था। कुल मिलाकर ढेर सारी खुशियाँ आनी थी इस उत्सव में, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ेगी। एक तरफ घर वालों के चेहरे पर मुस्कान थी इन आने वाली खुशियों की कामना करके, तो दूसरी तरफ लालजी के मन में उदासी थी देने वाले दहेज को लेकर सारी तैयारियां शुरू करनी थी। दहेज जुटाने थे, इसलिए जल्दी जल्दी अपने खेतों के कामों को निपटा के आज से आने वाले कुछ दिनों के लिए लालजी खेत खलिहान से मुक्त हो गया। अब बस लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां, इसलिए आने वाले दिनों की सारी रणनीति सुबह चाय पर बैठकर उसने कमला के साथ बना लिए। चाय की चुस्की लेते हुए लालजी ने कमला से पूछा, लक्ष्मी की अम्माई लग्न में तुम्हारे नैहर से कुल कितना जन आएंगे? कमला ने हंसकर अपने पल्लू से अपना मुंह ढककर कहा, जेकर पूरी खाए हो ओके ही न बुलाना है। अब जेकर
दोनों मियाँ बीवी अपने अपने गमों को भुलाकर चाय पर चर्चा में मशगूल हो गए। दूर से ही चारों बच्चे अपने माँ बाप को देखकर मुस्कुराने लगे। बहुत ही प्यारा और अनोखा दृश्य होता है जब माँ बाप सारी समस्याओं को भूलकर थोड़ा सा समय खुद को देते हैं।